नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस और आज जो चैप्टर है वो है अम्ल क्षारक लवण और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1 जो है वो हो चुका है। पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैंने पार्ट 2 की जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे ना तो पार्ट 2 आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है ना। तो सबसे पहले आपने पार्ट 1 देखना है, क्योंकि इसके जो बेसिक वगैरह जो हमने इसके जो पढ़े हैं ना वो सारे पार्ट 1 में पढ़ रखे हैं। अम्ल के बारे में पढ़ा है और बहुत सारी अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं, है ना। तो जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, ठीक है। तो आइए हम आज का जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमें देखना है अम्ल जो हमने यहाँ पर पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है भाई। पीएच स्केल क्या होता है भाई, ये होता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। मतलब कोई मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर कोई घोल भर रखा हमने, कोई विलयन, मतलब घोल को विलयन बोलते हैं, ठीक है। मतलब साबुन का पानी भर रखा है, विलयन बोलते हैं उसे इंग्लिश हिंदी में, मतलब विज्ञान की भाषा में विलयन, साबुन का पानी भर रखा है। अब हमें ये पता लगाना है साबुन का पानी कैसा होता है, साबुन कैसा क्षारीय होता है तो उसका पानी कैसा होगा, वो भी क्षारीय होगा। अब हमें ये लगाना है, ये पता चले कि जो विलयन हमने यहाँ पे भरा है इस बर्तन के अंदर, उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन की कितनी सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है, मतलब उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल किया था जिसका बोलते हैं पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। पीएच स्केल, यहाँ पर पी का जो मतलब होता है पावर मतलब होता है। पी जो है वो किसका सूचक है, पावर, मतलब शक्ति का। पी जो है किसका मतलब सूचक है, पावर का या फिर शक्ति का सूचक है, ठीक है। अब पीएच स्केल होता कैसे है, देखिए पीएच स्केल जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से होता है ये पीएच स्केल, ठीक है। जैसे आप लोग जो ड्राइंग या लाइन वगैरह खींचते हैं ना मैथ्स में, उसके लिए जो स्केल यूज़ करते हैं देखने में मतलब ऐसे लंबा सा रहेगा, ठीक है। अब इसकी जो संख्या है इसमें लिखी होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती हैं। 0 से लेकर 14 संख्या लिखी होती है, बीच में होता है 7 एकदम, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम इसको बनाते हैं ना तो इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना ऊपर वाला, इसको तो कर देते हैं नीला, थोड़ा सा इसको करते हैं नीला, यहाँ से लाइन खींच दें इसमें, ठीक है, ताकि दोनों में अंतर पता चल सके हमें। अगर वरना भी दोनों साइड लाइन जब हमने खींची है तो यहाँ और यहाँ दोनों साइड वाइट हिस्सा है, सफ़ेद रंग का हिस्सा, तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर लाइन खींच दे रहा हूँ इस तरीके से, ताकि दोनों भागों में अंतर पता चले मैं किस भाग की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए भाई, हाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए जो जिस हिस्से में मैंने लाइन खींची है, ये दिख रहे हैं आप, ये लाइन वाला जो हिस्सा ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जिस हिस्से में मैंने लाइन खींची है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है स्केल का, ये यहाँ पर H पॉजिटिव आयन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ पर लाइनें ज़्यादा हैं, मतलब जहाँ पर हिस्सा ज़्यादा है ये, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है। जहाँ पर ये लाइनें छोटी हो गई हैं वहाँ पर H पॉजिटिव आयन कम है। जैसे यहाँ देखें हम, तो यहाँ पर तो H पॉजिटिव, यहाँ पर तो इसकी लाइनें बहुत छोटी छोटी है, मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन बहुत कम है, और यहाँ पर इसकी लाइनें बहुत बड़ी बड़ी से, मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो सफ़ेद वाला हिस्सा, सफ़ेद वाला आप देख रहे हैं, ये OH नेगेटिव आयन के लिए, OH नेगेटिव आयन के लिए, है ना। आपको पता है OH का मतलब क्या होगा, क्षारक हो जाएगा, पता है ना। और H पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, है ना। अगर किसी चीज़ के अंदर H पॉजिटिव आयन है मतलब वो ज़्यादा अम्लीय है, और किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा OH नेगेटिव, किसी चीज़ में अगर OH नेगेटिव आयन है तो वो क्षारीय है, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्केल बना होता है। और जो 7 पे होता है ना, 7 मतलब, अब अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ 8 9 10 11 12 13 और फिर ये 14 संख्या है, लिख ली हमने। और एक बात समझना ध्यान से, देखिए अगर हम 7 से पीछे की तरफ जाते हैं, 7 से पीछे जा रहे हैं, जैसे 6 की तरफ जा रहे हैं, 5 4 3 2 1 0 पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की संख्या है क्या, और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है भाई। ये वाला हिस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जब हम 7 से पीछे की तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 7 से पीछे की तरफ जाते हैं तो जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ती चली जाती है ना, यहाँ पर देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और जब हम 7 से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो जो OH की जो संख्या है, जो OH की जो प्रकृति, मतलब जो क्षारीय प्रकृति वो लगातार कम हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्षार पहले बहुत ज़्यादा है ना, तो धीरे धीरे क्षार कम होता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 7 से जब आगे की तरफ जाते हैं तो क्या रहा, तो
H तो अम्लीय प्रकृति कम हो रही है और क्षारीय प्रकृति लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब 7 पे क्या होता है, 7 जो होता है ये होता है मतलब जिस वस्तु का pH मान 7 होगा, मतलब ना तो वो अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी, कैसी होगी फिर वो लवणीय होगी, है ना। आगे बात समझ में, ना तो वो चीज़ अम्लीय में आएगी ना ही वो चीज़ क्षारीय में आएगी, वो चीज़ लवणीय में आएगी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अपने रक्त की बात करें, हम अपने रक्त की बात करें, हमारे शरीर में जो रक्त है इसका जो pH मान होता है ये 7.4 होता है। ठीक है, और शुद्ध जल की बात करें इसका जो pH मान होता है ये 7 होता है। तो 7 जो है ये क्या न्यूट्रल है, मतलब लवणीय है, ना तो ये अम्लीय में आएगा ना ये क्षारीय में आएगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ का जो pH मान है अगर वो 7 से कम है तो जितना ज़्यादा कम होगा वो उतनी ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 चीज़ें हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास मतलब दो चीज़ें, एक A है, मतलब 2 पदार्थ है A और B करके। A का जो pH मान 7 है और B का जो pH मान है वो 2 है। तो ये कहा क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि 2 पदार्थ दे रखे, एक का pH मान 7, एक का pH मान 2 है, तो बताइए दोनों में से कौन सा ज़्यादा अम्लीय है। तो मैंने ये बताया, देखिए 2 कहाँ पे लिखा हुआ ये, तो 2 पे देखिए यहाँ पर संख्याएँ बहुत जो बड़ी हो गई हैं, मतलब pH यहाँ जो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, 7 पर तो काफ़ी कम है ना। चलो 7 भी मतलब, चलो यहाँ 5 ले लो, चलो 5 ले लो और समझाने के लिए ताकि अच्छे समझ में आ जाए। एक पदार्थ का pH मान 5, दूसरे का 2 है, तो बताइए कौन अधिक अम्लीय है। तो जिसका pH मान कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे। 2 के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन, इसलिए 2 जो है वो ज़्यादा अम्लीय है, मतलब B पदार्थ ज़्यादा अम्लीय है, और 5 और A जो पदार्थ है इसका pH मान 5 है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन तो है लेकिन कम है, इसलिए कम अम्लीय है। ठीक है तो दोनों अम्लीय, और ये पूछे कौन शक्तिशाली अम्लीय है, तो B जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली अम्लीय। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, एक बात हमें समझ आती है इससे कि जैसे हम 7 से पीछे की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम पीछे चले जाएंगे ना, वैसे वैसे जो अम्लीय प्रकृति होती है लगातार बढ़ती चली जाती है। जिसका pH मान कम होगा वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका pH मान ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा। जैसे अब मान लीजिए क्षार की बात करें, मान लीजिए फिर से 2 पदार्थ हैं A और B। ठीक है, अब A का जो pH मान है मान लीजिए 8 है, और B का जो pH मान है मान लीजिए 13 है। अब देखिए यहाँ पर, अब 13 मतलब यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ तो ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा है, और 8 पे देखें तो यहाँ पर सफ़ेद वाले इसकी हाइट कम है। मतलब क्या देख रहे हैं, 13 जिसका pH मान है, यहाँ पर तो OH आयन ज़्यादा है और यहाँ पर OH आयन कम होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे हम 7 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो OH जो क्षारीय प्रकृति वो बढ़ती चली जाती है। मतलब जिसका मान ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, जिसका pH मान ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, और जिसका pH मान कम होगा उतना कम क्षारीय होगा। मतलब B जो है यहाँ पर ज़्यादा क्षारीय है, और ये जो है यहाँ पर वो कम क्षारीय है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके अलावा और भी जो कुछ एक मतलब जो पदार्थ हैं उनके मैं वो बता देता हूँ pH मान। जैसे नींबू का जो रस होता है इसका pH मान होता है 2.2। ठीक है, नींबू के रस का जो pH मान होता है, नींबू का रस एग्ज़ाम में एक बार पूछ लिया जाता है, नींबू के रस का pH मान कितना है, ये होता है 2.2। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है, जो पेट के अंदर जब जलन या दर्द वगैरह महसूस होती है ना, उसको ठीक करने के लिए इसको पिया जाता है। इसका pH मान होता है 10। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पढ़ा था हमने, अभिक्रियाएँ करी थी, इसका pH मान कितना होता है 14 होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं, अब हमने ये तो पढ़ लिया, pH स्केल पढ़ लिया। ठीक है, अब pH स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, pH स्केल जो हम पढ़ रहे हैं इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है ये भी जान लेते हैं। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारे आसपास के जो मतलब आसपास जो पेड़ पौधे हैं और जो हमारी और यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है और जो पशु पक्षी हैं उन सबका जीवन जो है वो pH स्केल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वो कैसे, देखिए हमारे शरीर का जो pH मान होता है, बताया ना मैंने कितना होता है ये, हमारे शरीर का जो pH मान बताया था मैंने बताया था ये हमारे रक्त का बताया था 7.4। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो pH मान होता है ये 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। ठीक है, 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर का जो pH मान अगर इससे कम या इससे अधिक हो जाएगा तो हमें जीने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी है ना उनके जो pH मान है काफ़ी कम होता है, मतलब उनके pH मान की जो रेंज होती है ना वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, एक आपने शब्द सुना होगा अम्लीय वर्षा, सुनिए कभी अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा सुना कभी? वैसे आपने ये
7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा। होता क्या बच्चों, जैसे कि हमारे जो बाइक वगैरह हैं, गाड़ियाँ हैं, और जो कंपनियों से जो धुआं निकलता है ना भाई, उन सब के अंदर तेल, पेट्रोल या फिर मतलब कहीं ना कहीं कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन सब से क्या निकलते हैं, जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, जो वो सभी गैसें जब वो आसमान में जाकर फैल जाती हैं, तो बारिश होती है, तो बारिश के साथ ही सभी गैसें मिल जाती हैं, और मिलके वापस जब ज़मीन पे वापस आती हैं ना, तो इसके अंदर अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस प्रकार की बारिश को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और इस अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है कि जो मतलब ये अम्लीय वर्षा जैसे ही मतलब जो जहाँ जहाँ ये पानी गिरता है, तो वहाँ जो चीज़ें होती हैं वो इससे क्या होता है, ख़राब हो जाती हैं। आपने तो घर में सुना होगा, जब कभी बारिश, जब मौसम की पहली बारिश आती है तो सभी के घर वाले ये बोलते हैं, भाई पहली बारिश अभी नहाओ मत, है ना, बोलते हैं ना। आपने पर ये नहीं सोचा कभी भाई क्यों मत नहाओ, क्योंकि उसके अंदर अम्ल की मात्रा है, क्योंकि जो बारिश, क्योंकि गाड़ियों से जो धुआं निकला है, कंपनियों से धुआं निकलता है, और जो बड़े बड़े जो मतलब फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से जो एसिड, जो धुआं बन के जब बाहर जाता है ना, बादलों में फैल जाता है। जो बादल फिर से बारिश करते हैं, तो बरसात मिलकर जब दोबारा ज़मीन पे गिरता है, उससे क्या होता है, हमारी जो चीज़ें हैं वो मतलब ख़राब होना चालू हो जाती हैं। आपने देखा होगा ताजमहल का रंग कैसा पीला पड़ रहा है ना, वो पीला क्यों पड़ रहा है, उसका कारण यही है, क्योंकि जो ताजमहल के आसपास की जो फैक्ट्रियाँ थी, उनसे जो धुआं निकलता था, मतलब उनसे जो धुआं जब आसमान में जब ऊपर फैल जाता था, जब बारिश होती थी, तो बारिश के साथ जो उस धुएँ के अंदर जो अम्ल होता था, वो अम्ल बारिश के साथ घुल के जब दोबारा ताजमहल के ऊपर पड़ता था, उस बारिश के कारण, उस अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा था, उस ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा था। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अम्लीय वर्षा कब बोलेंगे, पानी मतलब बारिश हो रही है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि अम्लीय वर्षा है क्या है। तो भाई एक अगर बारिश होती है, उस बारिश का अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, बारिश के पानी को चेक करते हैं हम, और उसका पीएच मान 5.6 से कम है, तो ऐसी बारिश को क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ठीक है, और जैसे ही जब ये अम्लीय वर्षा का पानी जैसे जब वो हमारे पोखरों में पहुँचेगा, हमारे जो तालाब है, हमारी जो नदियाँ हैं, उनमें पहुँचेगा, तो उन पोखर, तालाब और नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु जैसे मछलियाँ हैं, और भी जो पेड़ पौधे जो ज़मीन जो पानी के अंदर ही होते हैं सिर्फ, तो उनको नुकसान पहुँचेगा, और यहाँ तक कि वो जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो पीएच मान है, पीएच जो स्केल है, इसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारे यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए और हमारे जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी इसका काफ़ी अधिक महत्व है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसके आगे कि अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र का पीएच। मतलब जो पीएच का जो मान, मतलब पीएच जो मान होता है ना, मतलब पीएच के तो किसी भी वस्तु का जो पीएच होता है, वो हमारे पाचन तंत्र को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब पीएच जो है ना, वो हमारे पीएच का हमारे पाचन तंत्र के अंदर भी एक अधिक महत्वपूर्ण रोल है, इसका एक अधिक महत्वपूर्ण इसका काम है पीएच का। ठीक है, होता है क्या भाई, आपको पता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पेट के अंदर एक अम्ल बनता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, मालूम है आपको कि हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और इस अम्ल को बनता क्यों है, पहले सोचा कभी आपने? तो अम्ल इसलिए बनता है कि भाई जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो खाना कब पचेगा, उस खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर अम्ल बनता है, उसी का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर वो अम्ल ना बने तो हमने जो भोजन खाया है वो बिल्कुल भी पचेगा नहीं, इसलिए हमारे पेट के अंदर क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब कई बार सोचेंगे भाई अम्ल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, फिर हमारे पेट क्यों नहीं, हमारे पेट का कुछ होता क्यों नहीं, मतलब तो एकदम सही है, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई होता क्या है, अम्ल जो बनता है ना, इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक, अब दूसरी बात हम करते हैं भाई, एक तो हमें ये बात समझ में आ गई कि HCl मतलब कि हमारे पेट के अंदर अम्ल बनता है HCl नाम का। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या होता है, हमारे हमने जो भोजन खाया है उसको बचाने में काम करता है। अच्छा बेटा, कई बार आपने देखा होगा कि हमें पेट में दर्द और जलन महसूस होती है। महसूस है कभी दर्द और जलन? कई बार बच्चों को हो जाता है, फिर बच्चे कहते हैं मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो तो ऐसे बहाने मारते हैं झूठ मूठ के कुछ बच्चे, तो है ना, कुछ बच्चों का सही में होता है, कभी दर्द होता है या फिर जलन महसूस होती है। तो पता है क्यों होता है वो? क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो अम्ल बन रहा है वो जो बहुत अधिक बनता है। जब एक सीमित मात्रा में बनेगा जब तो हमें उससे इस अम्ल से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब हमारे पेट के अंदर जब अम्ल एक अधिक मात्रा में बनेगा ना, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होती है। जब हमारे पेट में ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द जलन हो रहा है, कोई दवाई दे दो। फिर वो हमें कोई दवाई दे देता। और वैसे तो आजकल तो लोग जब पेट में दर्द जलन होती है तो कोई डॉक्टर के पास तो आजकल बहुत ही कम जाते हैं। सब लोग ज़्यादातर इनो वगैरह पी लेते हैं, है ना। इनो है और भी बहुत सारे आते हैं, गैसो फास्ट के नाम से आता है ना। ये सब चीज़ें आती हैं तो हम ये सब चीज़ें पानी में डाल के पी लेते हैं और थोड़ी देर में 10-15 मिनट में देखते हैं हमारा जो पेट है तो उसमें दर्द जो जलन हो रही थी वो ठीक हो जाता है एकदम।
ठीक है। तो इसमें इनो में गैस्ट्रोफास्ट में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा पेट का दर्द और जलन है वो ठीक हो जाती है। तो भाई एक बात बताइए, हमारे पेट के अंदर क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है। जब बहुत अधिक अम्ल बनेगा उससे हमें दर्द और जलन महसूस होगी, ठीक है। तो अम्ल को ख़त्म किससे किया जा सकता है? आपको बताया था मैंने, अगर अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाता है? वहाँ लवण बन जाता है। मतलब अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षार क्या करते हैं, वो अम्ल के असर को ख़त्म कर देते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना उदासीनीकरण अभिक्रिया, ध्यान है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भाग 1 में हमने पढ़ा था, पार्ट 1 में उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। वहाँ पर मैंने ये बताया था जब कोई भी अम्ल किसी भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनाएगा। या फिर जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे का असर को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही तो हो रहा है, पेट के अंदर क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है। अब हम इसको खत्म करने के लिए क्या लेंगे? कोई क्षारक इस्तेमाल करेंगे, हम क्षारक पिएंगे ताकि हमारे पेट में जो अम्ल बन रहा है वो उसका जो हमें दर्द हो रहा है वो जो अम्ल का जो असर है वो ख़त्म हो जाए। तो जो इनो है, जो गैसोफास्ट है, फिर डाइजीन की गोलियां भी आती हैं और डाइजीन भी आता है पीने के लिए भी। तो इनको पीते हैं तो इनके अंदर क्या वजह है? इनके अंदर क्षारक होता है। जब हम क्षारक को पिएंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पेट के अंदर जो अधिक मात्रा में अम्ल बन रहा था उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें हमारी दर्द और जलन हो रही थी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? एंटा एसिड बोलते हैं। एंटा एसिड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एंटा एसिड ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एंटा एसिड बोलते हैं, ठीक। अब एंटा एसिड क्या होते हैं पता है? ऐसे पदार्थ जो अम्ल के असर को ख़त्म करने के काम आते हैं उसे हम एंटा एसिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे इनो है, गैसोफास्ट है, डाइजीन, तो मैंने दैनिक जीवन से वो बताए हैं, मतलब अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल बताए। लेकिन आपको बुक में जो दे रखा है वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये प्रकार का क्षार होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेट में बनने जो फालतू जो दर्द और जो जलन हो रही है उसको ठीक करने के लिए, या फिर पेट के अंदर जो अधिक मात्रा में अम्ल बना है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये चलते हैं फिर आगे। अब हमें ये पढ़ना है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है भाई। मतलब अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान है अगर वो 5.5 से कम हो जाता है, क्या होता है? अगर हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे जो दांत होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। अब आप कहोगे भाई इसका मतलब ये हमारे मुंह के अंदर तेजाब बनता है, मतलब एसिड हमारे मुंह के अंदर अम्ल बनता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर भी अम्ल बनता है। अब अम्ल कैसे बनता है सुनिए ध्यान से। होता है क्या? जब भी हम कोई भोजन वगैरह खाते हैं तो जब भोजन करने के बाद जब उस भोजन के जो टुकड़े होते हैं, भोजन के टुकड़े जब हमारे मुंह के अंदर जब वो रह जाते हैं, मतलब हमारे जो दांतों के अंदर जब वो, अब दिख रहा है सही? तो क्या दिख रहे हैं? जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो जब भोजन के टुकड़े या फिर कोई उस पदार्थ के टुकड़े जब हमारे दांतों में जब वो रह जाते हैं, ठीक है, जब बैक्टीरिया करता है, जो बैक्टीरिया फिर करता है इन टुकड़ों के साथ वो अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद फिर क्या करता है? वो हमारे मुंह के अंदर क्या बना देता है? अम्ल बना देता है, ठीक है। भोजन के टुकड़े जब हमारे मुंह के अंदर रह गए हैं, मतलब हमारे दांतों में इधर उधर के रह जाते हैं, तो जब बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जैसे वो इन टुकड़ों के संपर्क में आता है, जब भोजन के टुकड़ों के संपर्क में, तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? वो अम्ल बना देता है। और जब इस अम्ल का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे जो दांत हैं वो ख़राब होना चालू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय मतलब दांतों खराब होना। अब एक बात सुनिए, जो हमारा दांत होता है ना, हमारे दांतों की जो ऊपरी परत होती है, जैसे हमारा दांत हो गया, ये हम दांत बना लिया मान लिया, ठीक है। तो दांतों की जो ऊपरी परत है ना, ये वाली परत, ये परत जो होती है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है ये दांतों की जो ऊपरी परत है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टूथ एनिमल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी बोलते हैं दंत वलक बोलते हैं। दंत वलक, दंत वलक कहते हैं इसे। हमारे दांतों की जो ऊपरी परत होती है, ये वाली परत की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर की, ये किसकी? ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इस ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? दंत वलक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टूथ एनिमल। तो होता क्या भाई, जैसे हमारे मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों की जो ऊपरी परत है ये खराब होना चालू हो जाती है। इस पर धीरे धीरे जंग लगना, फिर इस पर धीरे धीरे ये परत जो खराब होना चालू हो जाती है। और आपको पता है, आपको जानकर ये हैरानी हुई, जो दंत वलक है ना, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला सबसे मजबूत पदार्थ है, ठीक है। हमारे जो शरीर में जितने भी हड्डियाँ हैं, जितने भी भाग हैं ना, मतलब हमारे शरीर जिन चीज़ों से मिलकर बन रहा है उन सभी चीज़ों में जो दंत वलक होता है, दांतों की जो ऊपरी परत होती है सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, कठोर होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारे दंत वलक है, मतलब जो दांतों की ऊपरी जो परत है वो धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाती है। अब आप सोचो भाई इसको रोका कैसे जाए?
कैसे हम दंत वलक को, अपने दांतों को खराब होने से रोक सकते हैं। तो आपने कभी सोचा हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश क्यों करते हैं, मंजन करते हैं, आप क्यों करते हैं, सोचा कभी? नहीं पता? तो भाई होता क्या है, जो चीज़ बताई मैंने, ये तो हमारे मुंह के अंदर रात को खाना खाया हमने, भाई खाना खाने के बाद तो ब्रश करते ही नहीं ज़्यादातर लोग, है ना। हम तो हिंदुस्तानी ठहरे, हम कहाँ ब्रश करने वाले, खाने खाना पानी पिया और बस जाके सो गए बिस्तर में, ठीक है। कौन करेगा ब्रश, है ना। तो होता क्या भाई, जो भोजन के टुकड़े जो भी हमने खाना खाया जब दांत में रह जाते हैं, तो दांतों के साथ जब बैक्टीरिया, जब टुकड़े जब बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, वहाँ पे अम्ल बना देता है बैक्टीरिया उनसे, ठीक है। उसके कारण हमारे मुंह का पीएच मार 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांत वो खराब होना चालू हो जाते हैं। मतलब हमारे मुंह के अंदर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, अम्ल बन जाता है। अब सुबह उठ के ब्रश इसलिए करते हैं ताकि जो रात भर जो अम्ल बना था वो क्या हो जाए, उसको ख़त्म किया जा सके। तो जो हम सुबह ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट जो मंजन लाते हैं, जैसे कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट है और पता नहीं कौन कौन से मंजन हम लोग करते रहते हैं, तो उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, उन सभी के अंदर क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षार। और ये क्षार का काम क्या होता है बताया मैंने आपको। क्षार क्या करता है, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्षार क्या करेगा, अम्ल के असर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो यही काम होता है जब टूथपेस्ट सुबह हम करते हैं, या फिर जो लोग दातुन वगैरह करते हैं, नीम की, जामुन की, अलग अलग टाइप की जब वो दातुन करते हैं, उन सब के अंदर भी क्षार पाया जाता है। नीम कैसी होती है खाने में, नीम के पत्ते देखे ना, बहुत कड़वे होते हैं, उनमें क्षार होता है। नीम की जो दातुन उसमें भी क्षार होता है, इसलिए जो लोग दातुन करते हैं उसमें भी क्षार ही है, ठीक है। तो हम सुबह उठ के मंजन कर रहे हैं या दातुन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्षार होता है, और क्षार के कारण जो मुंह के अंदर जो हमारा जो अम्ल बना ना, उस अम्ल का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, और हमारे जो दांत है फिर वो ख़राब होने से बच जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं फिर आगे। देखिए अब हमें आगे पढ़ना है पशुओं एवं पौधों द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। मतलब जो पशु होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, रसायनों का, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मधुमक्खी वगैरह जो होती है वो क्या करती है, कोई भी आदमी जब उसे तंग करता है उसे काट लेती। क्यों काटती है? कि वो अपनी रक्षा करती है ना उनसे। भाई आप किसी को तंग करोगे तो वो तो आपके ऊपर हमला करेगा ही ना, तो उसको तो अपने आप को बचाना है। तो अपनी रक्षा करने के लिए जो मधुमक्खी और बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं क्या करते हैं, जब उनको तंग करता है या फिर कोई उनके संपर्क में आता है तो वो उसके काट लेते हैं। मतलब काटते मतलब क्या, उसके शरीर में वो अपना रसायन मतलब जहर छोड़ देते हैं, मतलब केमिकल छोड़ देते हैं टाइप का, है ना। उससे कारण क्या होता है, फिर जिस आदमी को काटेंगे तो उसके जिस हिस्से में वो काटते हैं वहाँ पर उसे दर्द होती है और काफ़ी ज़्यादा उसे जलन महसूस होती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऐसे पेड़ पौधे होते और ऐसे जो पक्षी, ऐसे जो मतलब जो कीड़े होते हैं, जैसे मधुमक्खी है ना, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े हैं, इनके अंदर क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। वो अम्ल क्या करते हैं, मतलब इनके डंक में अम्ल होता है। जैसे ही कोई आदमी या फिर कोई जानवर के संपर्क में आता है तो ये उसके शरीर के अंदर अम्ल डाल देते हैं, ताकि जहाँ पर जिस हिस्से में अम्ल डाल देंगे तो वहाँ पर उसे क्या होगा, दर्द और जलन महसूस होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मधुमक्खी वगैरह है, जो छोटे मोटे कीड़े हैं, इनके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर है, इसके अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल के कारण क्या होता है, मतलब जब ये मतलब मधुमक्खी किसी को काटती है तो जिस हिस्से में काटती है उस हिस्से पे काट देती है, मेथेनोइक अम्ल डाल देती है उस हिस्से में। उसके कारण व्यक्ति को या जो जिस जानवर को काटा है उसने, उसे ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होती है, ठीक है। ठीक। और ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी जानवर उनके संपर्क में आता है तो उसके अंदर अम्ल डाल देते हैं, ठीक है। तो अब आप पूछोगे ऐसा कौन सा पौधा है भाई? तो ऐसा पौधा है नेटल नाम का पौधा होता है, ठीक है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियाँ से इस तरीके से पत्तियाँ बना ले हम कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सी पत्ती होगी, पत्तियों पे यहाँ पर छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं। जैसे ही कोई जानवर या फिर कोई व्यक्ति इन पत्तियों के संपर्क में आएगा तो उसके जो कांटे हैं वो छुप जाएंगे, और कांटों की सहायता से ये पौधा क्या करता है, व्यक्ति या फिर जानवर के अंदर क्या होता है, वो अपने मेथेनोइक अम्ल को डाल देता है। तो उससे क्या होगा भाई, जो भी जिस आदमी कांटे चुभेंगे तो बहुत दूर से बोलेगा, अरे यार क्या चुभ गया, तुम दर्द और उसका ज़्यादा जलन भी महसूस होगी, है ना। तो इसमें क्या है, उसने ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए करते हैं, ताकि उन्हें कोई जानवर ना खाए, कोई आदमी उन्हें पेड़ पौधों को तोड़े ना, है ना। तो ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान रखिए कि अब जहाँ पे नेटल नाम का पौधा पाया जाता है ना, उसी के आसपास एक डॉक नाम का पौधा है, डॉक नाम का, ठीक है। डॉक नाम का एक पौधा पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियां अगर हम रगड़ के जिस हिस्से पर इस पौधे ने अपना अम्ल डाला था, अगर उस हिस्से पर अगर डॉक नाम के पौधे की पत्तियां रगड़ के लगा देते हैं तो जो अम्ल का जो इसने जहर हमारे रसायन हमारे शरीर में डाला है उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर नेटल प्लांट होगा ना, नेटल नाम का पौधा होगा, उसी पौधे के आसपास डॉक नाम का पौधा भी पाया जाता है,
ठीक है। अब हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। आपके बुक में कुछ अलग अलग अम्ल दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। जो खट्टा दूध या फिर दही जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, इसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल, और नेटल का डंक इसमें भी मेथनोइक अम्ल। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल जो दे रखी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, खासकर ये इमली वाला और ये जो टमाटर वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, और संतरे का भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर उनको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके पास 2 विलियन ए तथा बी हैं। 2 विलियन दे रखे हैं, मतलब 2 घोल दे रखे हैं। विलियन ए का पीएच मान 6 है, तो विलियन बी का पीएच मान 8 है। ठीक है, एक का पीएच मान 6 का पीएच मान 8 है, तो बताइए किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, और इनमें से कौन अम्लीय कौन क्षारीय है। भाई देखिए, एक का पीएच मान 6, एक का पीएच मान 8 है। ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ पर, इसके अंदर 6 वाले की जो 6 वाले के अंदर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी, और 8 वाले की सांद्रता कम होगी। क्योंकि बताया था मैंने पीएच स्केल, ऐसे तो बनाते हैं हम पीएच स्केल, है ना। 1 से लेकर 14 यहाँ पर होता है, 7 यहाँ पर होता है, तो 6 7 से कम तो मतलब अम्लीय होगा। ठीक है, और 6 पे क्या होता है, जिस पदार्थ का पीएच मान 6 होगा उसकी जो अम्लीय सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, और जिसका 8 होगा उसकी अम्लीय सांद्रता कम होगी। ठीक है, उसने आगे पूछ रखा है कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय, तो 6 वाला तो अम्लीय है, मतलब ए तो अम्लीय है और बी क्या है वो क्षारीय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहा गया, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर H पॉजिटिव आयन की संख्या अधिक होगी तब तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है भाई, अगर H पॉजिटिव आयन की जो सांद्रता वो कम होगी तो विलयन कैसा होगा, वो क्षारीय विलयन होगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं, अगर हाँ तो वह क्षारीय प्रकृति की क्यों होती है। भाई तो भाई आंसर तो इसका हाँ है कि क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं, मगर बहुत कम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए, आपकी बुक में दे रखा है डायग्राम, पीएच स्केल वाला, जैसे मैंने कल बताया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है आपके पास, जो पीएच स्केल देखते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन है और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है। अगर जो क्षारीय प्रकृति वाला होगा तो उसका पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होगा, मतलब यहाँ पर OH नेगेटिव आयन तो ज़्यादा होगा। H पॉजिटिव वाले भी हैं, ये नीला वाला हिस्सा H पॉजिटिव आयन का, लेकिन H पॉजिटिव आयन क्या है, कम है, और जो ज़्यादा होगा उसका असर वहाँ पर दिखाई देता है। तो OH नेगेटिव वाले जो आयन वो ज़्यादा है, इसलिए इनका असर दिखाई देगा। H पॉजिटिव वाले आयन कम है, इसलिए उनका असर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं लेकिन उनका असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर OH पॉजिटिव आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये, कोई किसान खेत की मिट्टी मतलब मृदा को कहते हैं हिंदी में मिट्टी, कि किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना डाल रहा है। भाई कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहा है। ठीक है, और बुझा हुआ चूना या चौक या उपयोग करेगा। ठीक है, तो होता क्या भाई, देखो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी के अंदर क्या होता है, ये सभी क्या है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। ठीक है, और किसान अपने खेत में क्षार चीज़ डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है, अगर उसकी मिट्टी अम्लीय है, उसकी मिट्टी में जो खेत की मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा अम्ल है, उसकी मिट्टी अम्लीय हो गई है, जिससे कारण उसकी फसल ठीक नहीं हो पा रही, इसलिए क्या करेगा किसान अपने खेत में चूना डाल देगा या फिर चौक डाल देगा या फिर बुझा हुआ चूना डाल देगा, ताकि जो उसे खेत में अम्ल बन रहा है, फालतू की अम्ल जो है वो क्या है, वो क्षार के साथ मिलकर क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं, तो हम चलते हैं इसके आगे। अब हमने पढ़ने हैं लवण के संबंध में अधिक जानकारी, हमने देखने कौन कौन से लवण बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है, देखिए जितने भी रसायन बनते हैं ना, जितने भी केमिकल्स, जितने भी रसायन हैं, वो सभी किससे बनते हैं, वो सभी साधारण नमक से बनते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है।
ठीक है। जितने भी रसायन हैं वो सभी साधारण नमक से ही कहीं ना कहीं बनते हैं, इसलिए साधारण नमक को रसायनों का कच्चा पदार्थ कहा जाता है। जो हम खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं ना सब्जी में, वही नमक की बात कर रहे हैं, वो सभी पदार्थों वो सभी रसायनों का कच्चा पदार्थ है। मतलब जितने भी अलग अलग टाइप के केमिकल हम देखते हैं वो सभी नमक से ही तैयार किए जाते हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो साधारण नमक है, जो खाने वाला नमक है, जिसका सूत्र क्या होता है खाने वाले नमक का, NaCl सूत्र होता है। तो देखते हैं इससे कैसे कैसे अलग अलग टाइप के जो मतलब जो केमिकल हैं, जो रसायन वो कैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर हम रसायन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, इसे सूत्र होता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड के मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl हो गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, NaCl। जो खाने वाला नमक से सूत्र होता है सॉरी यहाँ लिख दूँ, दिख नहीं रहा आपको, हाँ ये रहा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl खाने वाला नमक है, ठीक है। इसका हमने जलीय विलयन तैयार करना है। जलीय विलयन मतलब होता है हमने इस नमक को पानी में घोल देना है। तो नमक को जब पानी में घोलते हैं इसे बोलते हैं जलीय विलयन तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये बीकर लिया गया, बड़ा सा बॉक्स लिया गया, इसके अंदर क्या कर दिया, नमक और पानी का लिखा नमक का घोल, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, नमक का घोल भर दिया। डब्बा आप देख रहे हैं, डब्बा जो बना हुआ है इसके अंदर हमने क्या भर दिया, नमक का घोल भर दिया, ठीक है। तो ये आप जो डब्बा देखा, जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, नमक का घोल भर दिया। नमक का मतलब NaCl और पानी मिलाया, उन दोनों को घोल करके हमने यहाँ भर दिया, ठीक है। अब क्या देखेंगे भाई, यहाँ देखते हैं हम कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसमें लाइन लिखी, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। कई बार एग्जाम पूछा गया क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एग्जाम से पूछा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो भाई हुआ क्या, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो बॉक्स लिया गया, ठीक है, मतलब ये जो बीकर लिया गया, ठीक है, जैसे बीकर या फिर कोई भी बॉक्स या फिर एक बर्तन मान लेते हैं। इस बर्तन के अंदर हमने जो नीला नीला आप देख रहे हैं ये नमक पानी घोल भर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या 2 रॉड लगाई, कार्बन की रॉड लगाई हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने बैटरी के यहाँ बैटरी ली, इस बैटरी के पॉजिटिव बैटरी देखते हैं ना आप घर में जो सेल लगी होती हैं घरों में, घड़ी के अंदर रिमोट में सेल होती है, उसी की बात कर रहे हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या किया, 2 रॉड ले ली, कार्बन की रॉड होती है, कार्बन या फिर ग्रेफाइट की रॉड समझ सकते हैं हम। जो पेंसिल के अंदर आप देखते हैं काला काला सा हिस्सा निकलता है, उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया, एक को जोड़ दिया नेगेटिव से, ठीक है। फिर हमने यहाँ से करंट, जब इसमें से करंट का बहना चालू होगा तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है, मतलब जो हमने पानी में घोला था, जिस नमक को हमने पानी में घोला था, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। जो नमक था हमारे पास क्या, सोडियम क्लोराइड, ये टूट जाएगा और टूटने पर ये क्या बना देगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत प्रवाहित करेंगे, जब करंट को पास करेंगे तो यह टूट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। क्यों, देखिए भाई, नमक को आपने पानी में घोल लिया, इसमें से करंट पास किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, एक प्रकार का क्षार है, प्लस यहाँ से जो क्लोरीन है उसमें से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बन रहे हैं, एक तो क्षार बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, क्लोरीन। तो क्षार को क्या, Cl मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का आ गया क्लोर और क्षार का आ गया क्षार, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसलिए हम इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जब नमक को पानी में घोल के या उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर अभिक्रिया कैसे हुई। देखिए अभिक्रिया क्या हो रही है, ये लिखिए NaCl प्लस जल। भाई नमक को पानी में घोलेंगे तो पानी तो मिलाएंगे ना, ये जल हो गया, ठीक है। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस क्लोरीन गैस बनेगी प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन भी बन रही है और यहाँ पर क्षार बन रहा है, इसलिए प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस होती है वो तो एनोड पर मुक्त होती है, मतलब क्लोरीन जो गैस होगी वो एनोड पर जाकर जमा हो जाएगी, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कौन सी रॉड पे कौन सी गैस जमा होती है। क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पर जाकर जमा होगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड, मतलब ये वाली जो रॉड होगी इसके ऊपर जाकर जमा हो जाती है, और जो क्लोरीन गैस है वो हाइड्रोजन इसके ऊपर जाकर जमा हो जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक।
अब हम देखते हैं फिर अब यहाँ पर देखते हैं जो हाइड्रोजन गैस बनी यहाँ पर, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ईंधन के अंदर, खाद के लिए, और या फिर अमोनिया वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस बनती है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जल की स्वच्छता के लिए, जल को साफ़ करने के लिए, स्विमिंग पूल की सफाई के लिए, पीवीसी, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आप घर के अंदर जो आप देखते हैं ना, जब बिजली की फिटिंग करवाई जाती है तो प्लास्टिक की जो मतलब जो बिजली की फिटिंग घर के अंदर जो तारें आती हैं, तार देख लें आप, तार बिजली की तार देखते हैं, उसके ऊपर जो प्लास्टिक जो रबड़ की जो परत जो चढ़ी होती है तारों के ऊपर, वो पीवीसी की बनी हुई है। या फिर घर के अंदर जो पानी की पाइप आती है, आजकल तो प्लास्टिक की पाइपें घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पीवीसी की बनी हुई है ना, ठीक है। तो या फिर जो कीटनाशकों का सफाई करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब फिर आता है यहाँ पर, अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है भाई, धातुओं के ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक मतलब होता है सर्फ या फिर डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, सर्फ जैसे फेना हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल है, टाइड है, सारे सर्फ हैं, इनको हम हिंदी में मतलब अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। इनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, कागज़ बनाने के लिए होता है, और कृत्रिम फाइबर मतलब जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ब्रिंजक चूर्ण तो होता क्या भाई, देखिए ब्रिंजक चूर्ण का जो मतलब ब्रिंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, जो आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, जो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, तो जब उसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, ये बना देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, प्लस क्या बनता है, जल बनता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ब्रिंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं ना। दुकानों पे आप वहाँ नाई की दुकान पे जाते हैं ना, भैया हमारे बाल ब्लीच कर दो, तो ब्लीचिंग करने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल करता है वही पाउडर की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लीचिंग पाउडर यहीं, ठीक है। CaOCl2, ठीक है। तो बनता कैसे है ये, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, प्लस क्या बनता है, जल, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोरीन की अभिक्रिया किस चीज़ के साथ होती है, तो वहाँ पर वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि क्लोरीन की अभिक्रिया किस तत्व के, किस यौगिक के साथ होने पर वहाँ पर ब्रिंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो आंसर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आएगा, ठीक है। अभी आता है जो ब्रिंजक चूर्ण बना, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई, इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए पहला उपयोग वस्त्र उद्योग में, वही जो कपड़े की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर सूती कपड़ों को साफ़ करने के लिए, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट है क्या कि कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ठीक है, जो कई जहाँ पर केमिकल बनाए जाते हैं वहाँ पर इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उपचायक पढ़ा था ना पहले चैप्टर में पढ़ाया था। उपचायक क्या होते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पड़ी थी। उपचयन क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हो रहा है कि कई रासायनिक उद्योगों में क्लोरीन इसे ब्रिंजक चूर्ण का इस्तेमाल एक उपचायक के रूप में किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट ये है, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, जो पानी होता है पीने का उसको कीटाणुओं से साफ करने के लिए क्लोरीन से ब्रिंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आगे बात समझ में अब चलते हैं। बेकिंग सोडा, हाँ भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के घर में भी इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा, है ना। आमतौर पे आपने देखा होगा बेकिंग सोडे का उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि पकौड़े नरम बने और फूले से बने, है ना। और कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा जो दूधिया वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब अपने दूध को जब वो उबालते हैं ना, तो उबालने उसमें भाई अब उनके पास दूध काफ़ी सारा दूध होता है, भाई एक पतीला भर के दूध, अगर उस दूध को वैसे गर्म करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा गर्म करने में, तो उसमें वो क्या डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर से वो बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ताकि जो दूध है वो जल्दी से उबल जाए, पक जाए जल्दी से, ठीक है। आगे समझ में। फिर आता है भाई इस यौगिक का जो बेकिंग सोडे का जो सूत्र है ना, इसका सूत्र होता है, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। ये है बेकिंग सोडे का सूत्र, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसका, ठीक है, अब ये बनता कैसे है, देखो भाई, तो नमक हो गया भाई NaCl प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो अमोनिया है, जब इन चारों की अभिक्रिया आपस में होती है तो बनता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड प्लस बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है अभी, ठीक है। अब ये क्या है, बेकिंग सोडा बन गया आपके पास, ठीक है। अब जब इस बेकिंग सोडा को जब हम क्या करेंगे, अब क्या है,
अगर इस बेकिंग सोडा को क्या करें, अगर हम गर्म कर देते हैं, आपने देखा होगा जैसे अगर हम छोले भटूरे खाने जाते हैं तो एकदम भटूरे फूले फूले से मिलते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग अपने भटूरे के अंदर क्या डाल देते हैं, जब मैदा जो सानते हैं वो भटूरे के लिए, उसके अंदर क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो जब उस बेकिंग सोडा डालने के बाद जब उस भटूरे को तलते हैं, मतलब उससे गर्म किया था, गर्म करने पर क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसमें से कौन सी गैस निकलती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस क्या बनता है, जल। जल भी मतलब भाप के रूप में बनेगा, और जो CO2 गैस तो गैस के फॉर्म में बनेगी, प्लस क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो इस गैस के कारण क्या होता है, जो भटूरा होता है वो फूल जाता है। इसी तरीके से अगर हम ब्रेड देखें, ब्रेड को भी जब ब्रेड के अंदर भी बेकिंग सोडा डाला जाता है, बेकिंग सोडा डाल के जब उसे गर्म किया जाता है, तो उस ब्रेड के कारण ही क्या होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही क्या होता है, जो ब्रेड होता है वो भी फूल जाती है। ऐसी केक के अंदर भी होता है, केक जो हम खाते हैं ना, केक जब बनाया जाता है तो उसके अंदर भी बेकिंग सोडा डालते हैं, ताकि जब उसे गर्म करें, गर्म करने पर वहाँ से CO2 गैस निकलेगी, उसी गैस के कारण क्या होगा, जो आपका केक होता है वो फूल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल हो, पहले बेकिंग पाउडर बनाने में किया था। बेकिंग पाउडर, जी हाँ, बेकिंग जो पाउडर है और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल, जब बेकिंग सोडा और जो टार्टरिक अम्ल की जब दोनों के आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो इनकी अभिक्रिया करने से क्या बनता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो क्या आएगा, तो टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम बेकिंग सोडा के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो इसका पहला उपयोग हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे उपयोग पर। तो भाई इसका दूसरा उपयोग ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। मतलब सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 हम पढ़ रहे हैं, ये सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है कि ये अब एक एंटासिड है। मतलब पेट में जब जलन और दर्द वगैरह महसूस होती है, तब हम अगर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर खा लेते हैं, तब भी हमारे पेट का जो दर्द और जलन है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक। अग्निशामक क्या होते हैं पता है, जैसे घर में या किसी फैक्ट्री वगैरह में कहीं आग लग जाती है, तो जो लाल लाल कलर के जो डब्बे से टंगे होते हैं ना, या फिर है ना, उनको अग्निशामक कहा जाता है। उसके अंदर सोडा एसिड भरा होता है, ताकि इसकी सहायता से आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। धोने का सोडा, मतलब जो कपड़े वपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, उस सोडे की, सर्फ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जो कपड़े का जो सोडा, जो धोने का जो सोडा होता है, सूत्र होता है Na2CO3 डॉट में 10H2O। ठीक है, अब ये बनता कैसे है भाई, तो क्या देखा हमने, उसकी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या बनता, सोडियम कार्बोनेट बनता था उसमें। ठीक है, ठीक, और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण होने से जब इसमें सोडियम कार्बोनेट के अंदर थोड़ा सा जल मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, इसे बोलेंगे डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10H2O है, इसका मतलब है डेका, 10 का मतलब होता है डेका। ठीक है, तो इसका नाम क्या, धोने सोडे का सूत्र क्या आएगा, ये आएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, बनता कैसे, क्या होता है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। जब इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर फिर से जल मिला दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि जो धोने का सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है भाई। तो पहला उपयोग क्या लिखा हुआ, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग ये बोरेक्स, जैसे सोडियम यौगिक, बोरेक्स भी एक टाइप का कांच ही होता है, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। ठीक, फिर जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल जो होता है, जल के अंदर जो कठोरता होती है ना, ठीक है, उसको कठोर जल से मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं फिर हमारे आगे, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। क्रिस्टल मतलब बताया था मैंने पहली बार, उससे मतलब होता है दाने, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, तो चीनी के दानों को हम विज्ञान की भाषा में क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया, क्या किसी भी लवण के क्रिस्टल जो दाने होते हैं उनमें क्या जल, क्या वो वास्तव में शुष्क होते हैं, क्या वो अंदर से सूखे होते, उसके अंदर पानी होता है या नहीं होता। भाई पानी तो होता है उनके अंदर, देखा जाए ध्यान से तो। चीनी आपने देखी, चीनी के दानों के अंदर भी पानी होता है। ठीक है, अगर आप चीनी को बाहर धूप में रख दो, इतनी जैसे अब मौसम चल रहा है गर्मी का, है ना, और अब चीनी के दानों को बाहर दो, देखना वो क्या हो, एकदम पिघल जाएगी, उसमें से पानी हो जाएगा, पानी निकलता है उसके अंदर से, पानी होता है उनके अंदर भी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ये पूछा गया पर क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। तो इसके यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया गया, उस क्रियाकलाप के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक परखनली ली है, इस परखनली में हमने क्या डाल दिया है, कुछ कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल ले ली। कॉपर सल्फेट कौन से रंग का होता है, नीले रंग का होता है। कॉपर
सल्फेट नीले रंग का होता है, इसको हम इसमें गर्म कर रहे हैं। ठीक है, कौन से रंग का होता है? नीले रंग का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने पे क्या होता है? ये सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का क्यों हो गया? तो अब इस अच्छा पहले सबसे पहले तो ये बात देखिए कि कॉपर सल्फेट है ये नीले रंग का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? जल के अणु पाए जाते हैं। इसके अंदर पानी के जल के 5 अणु मौजूद होते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो उसमें से जो पानी है वो निकल जाता है, उसका जो रंग कैसा हो जाता है? फिर सफ़ेद रंग का हो जाता है। सफ़ेद रंग का क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर जो जल था वो वाष्प होकर गर्म होकर इसमें से बाहर निकल गया। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन जब इसमें अगर फिर से इसके अंदर जल डाल दिया जाए तो फिर से ये नीले रंग का ही हो जाएगा। सूत्र इसका फिर से बन जाएगा CuSO4.5H2O। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो क्रिस्टल, जो लवण के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें वो वास्तव में शुष्क नहीं होते, उसके अंदर जल मौजूद होता है। ठीक है, अब लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि CuSO4.5H2O लिखा हमने, तो ये क्या है? एक सूत्र इकाई है, मतलब एक सूत्र है एक इसका कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर जल के कितने अणु हैं? 5 अणु हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन का जल कहेंगे। अणुओं की संख्या को, निश्चित अणु मतलब कॉपर सल्फेट के एक अणु के अंदर 5 जल के अणु होंगे। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब धोने वाले धावन सोडा या धोने वाले सोडा की बात करें, सर्फ की, तो उसके अंदर क्या होते हैं? जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम, एक और है बात करते हैं हम जिप्सम, एक अन्य लवण है जिप्सम। ठीक है, अभी तो हमने बात करी कॉपर सल्फेट की, सब बात करें जिप्सम। जिप्सम एक प्रकार का लवण होता है, इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, अगर 5H2O है जब तो उसको बोल रहे हैं कि कॉपर सल्फेट था ये। ठीक है, 5H2O। अब ये CaSO4.2H2O, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है ये, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के, 2 वाटर के, 2 जल के अणु हैं। ठीक है, इसको आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। जब इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने पर क्या होगा? इसमें से 2 में से 1.5 जो जल के अणु होंगे उसमें से उड़ जाएंगे, मतलब गर्म होकर निकल जाएगा पानी इसमें से, और यहाँ पर जल का सिर्फ आधा अणु बचेगा, तो ये बनेगा CaSO4.5H2O। ठीक है, तो ये लिखा जाता है, ये लिखा है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। जब 373 डिग्री तापमान पर जब इसे गर्म किया जाएगा तो इसमें से जो जल के जो 1.5 अणु हैं वो तो हट जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ आधा अणु बचेगा। ठीक है, अब ये जो पदार्थ हमारे पास आया है, इस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर, तो इसमें से जो जल के अणु हैं 1.5 वो गायब हो जाते हैं। हमारे पास ये बचता है CaSO4.5H2O, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? भाई, जो डॉक्टर देखते हैं, आपने देखा होगा, डॉक्टर जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है या किसी के पैर में चोट लग जाती है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर, जब इसमें आपने देखा है जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हड्डी वड्डी या कुछ टूट जाता है तो वो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो एकदम गीला होता है, सॉफ्ट होता है पाउडर। ठीक है, और जब जल मिला देते हैं फिर सूख जाता है तो एकदम पत्थर जैसा होता है, मजबूत, है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, पाउडर होता है, तो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, अब इसको सूत्र लिख दिया फिर से CaSO4.5H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें जल मिला दिया इतना, तो फिर से बन गया ये जिप्सम। ठीक है, अब आता है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? CaSO4 अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है? खिलौना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सजावट का सामान बनाने के लिए, और है ना, और जैसे आपने क्या होगा जो घर की जो छत होती है उसको भी ना, मतलब उसको छत के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए, उसको सजाने के लिए, छत को या दीवार को चिकना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? बताया था ना, इसे क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण भी बताया। उस पदार्थ का नाम बताया जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता भी बताया था। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बताया था अभी मैंने आपको ये। ठीक है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये बताया था मैंने आपको, NaHCO3, है ना। जो धोने का सोडा होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए। ठीक है, फिर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन है NaHCO3 है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई? तो गर्म करने पे क्या होगा? इसमें से जो 10 के जल के जो 10 अणु हैं वो गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा? ये बचेगा NaHCO3 बचेगा सिर्फ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के समीकरण ये देखिए, ऊपर अभी हमने जो पढ़ा यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो उसके आंसर में आपने ये लिखना है समीकरण। ठीक है दोस्तों,
तो बच्चों हमारा जो पार्ट 2 है आज वो पूरा हो गया है, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस पार्ट 2 के जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं ना, मतलब जो अभ्यास वाले हैं, वो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा, उसमें इसके पूरा सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। जैसे अभ्यास से क्वेश्चन दिख रहे हैं, अभ्यास यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यास में इसके मतलब चैप्टर के अंदर अभ्यास में और भी क्वेश्चन हैं, जैसे आप ये जो देख रहे हैं ना, इन सब का जो सोल्यूशन है उसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें इन सब का सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी सिर्फ मैंने क्या किया, जो चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर थे अंदर थे बीच में, वो मैंने सारे करवा दिया। और आपका जो चैप्टर 2 है हमने चारों को लवण, ये पूरा हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और